हेलो साथियों। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके अलावा एएसआई के लिए जो है यहाँ पर कंप्यूटर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू हैं आपके, लगभग यहाँ पर मैंने 260 प्लस पीवाईक्यू लिए हैं और इनको सॉल्व कराने में आपका ज़्यादा समय भी नहीं लूंगा, यानी कि सबसे कम समय में मैक्सिमम यहाँ पर जो है 1 से 1.5 घंटे के अंदर यहाँ पर मैं आपको 250 क्वेश्चन जो है पूरे रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, और ये पहला लेक्चर है। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिएगा और बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए जो है आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि 1 नवंबर को आपको पेपर है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि नोट पैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि सहायता यानी कि हेल्प के लिए हम लोग कौन सा यहाँ पर यूज करते हैं, F1 यूज करते हैं। आप MS वर्ड में भी हेल्प के लिए यहाँ पर F1 ही यूज करते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है कहलाती है। तो ये सब काम किसके हैं, कंप्यूटर के। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है आपका आउटपुट भी देता है, डेटा को प्रोसेस भी करता है और स्टोर करके भी रखता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगला कह रहा है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर जो है वो गलत है। कंप्यूटर जो है यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करता है, तो ये विकल्प आपका यहाँ पर सही है। इसके अलावा कह रहा है कि इसने जो भी यहाँ पर कोई सूचना स्टोर की है वह उस तक पहुंच सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है, तो ये पहले के लिए बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, उसके अनुसार यहाँ पर ये चीजें बदल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर यही होगा, क्योंकि क्या पूछा गया था कौन सा विकल्प गलत है, तो ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर पूरी तरह से गलत होगा, तो ये याद रखिएगा। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कौन सा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट, तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, या तो हार्डवेयर होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग, यहाँ पर आपसे जो है कंप्यूटर के मुख्य भाग पूछ रहा है। तो सभी को पता होना चाहिए कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें आपका CPU हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस हो गए, तो ये सभी क्या होते हैं, मुख्य भाग होते हैं यहाँ पर। तो टोटल कितने मुख्य भाग होते हैं कंप्यूटर के, 6 होते हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। कौन सा ऐसा पद है जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं। देखिए CPU है, मदरबोर्ड भी है, हार्ड डिस्क भी है। यहाँ पर जो विकल्प नंबर डी दिया गया आपका एरिथ्रोसाइट्स, ये आपका कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। अगला कह रहा है कि कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। कंप्यूटर में जो यूजर होता है उसको ह्यूमन वेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ह्यूमन वेयर बोला जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, यानी कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। यानी कि जो व्यक्ति यहाँ पर आवश्यक एप्लीकेशन चला लेता है उससे हम लोग कंप्यूटर साक्षर कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो कंप्यूटर के बारे में जानता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि एक, ध्यान दीजिए, डैश दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी बात हो रही है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो यहाँ पर परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ता है और कंप्यूटर को साकार करने में जो है वो योगदान देता है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या होगा आपका, ये बात हो रही है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। किसकी बात हो रही है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये जो है एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना होती है। तो ये याद रखिएगा, इसे बोलेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगला ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है। तो बायोस के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस होता है। ठीक है,
यहाँ पर बायोस के बारे में और भी काफ़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश किसमें संग्रहित किए जाते हैं। तो अभी मैंने किसकी बात की थी, बायोस की। तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि बूट करने के बारे में जो निर्देश होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो आपके बायोस में होते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर बूट करने के बारे में जो निर्देश संग्रहित होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, बायोस में होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। ये पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है। ये आप लोग याद रखिएगा, बायोस जो होता है आपका फर्मवेयर का एक प्रकार होता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन जो है में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो आप सभी को पता होगा डेटा को किस में परिवर्तित किया जाता है, इंफॉर्मेशन में। जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोला जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में जो है वो डेटा किसे कहा जाता है। तो डेटा किसे बोलते हैं, यहाँ पर दी गई जो भी सूचनाएं होती हैं, याद रखिएगा, दी गई जो भी सूचनाएं होती हैं उनको डेटा बोला जाता है। ये याद रखिएगा, कोई भी सूचना हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, डेटा। जिस पर पहले से कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो आपका डेटा कहलाता है। जब उस पर प्रोसेस कर दिया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। अगला कह रहा है कि कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किसका प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में जो है सेमीकंडक्टर का यूज होता है। किसका यूज होता है, कंप्यूटर चिप बनाने में जो है सेमीकंडक्टर का यहाँ पर यूज किया जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। तो चौथी पीढ़ी की जो प्रोग्रामिंग भाषा है वो आपकी एसक्यूएल है, जिससे आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये चौथी पीढ़ी की भाषा है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है। तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसका भंडारण आप सभी को पता है कि 0 और 1 के रूप में, यानी कि बाइनरी के रूप में होता है। जो भी भंडारण होता है कंप्यूटर में वो 0 और 1 के रूप में, यानी कि बाइनरी के रूप में होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि अपूर्ण तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट्स जो है को बताता है जबकि डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। अभी मैंने बताया था कि जिस पर प्रोसेस नहीं हुआ होता है, जो आपके रॉ फैक्ट्स होते हैं उन्हें हम लोग डेटा बोलते हैं। तो क्या बोला जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा आपका डेटा। डेटा जो होता है ये अपूर्ण तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट्स होते हैं, और जब इस पर प्रोसेस कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, फिर सूचना बन जाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर बी जो है आपका ये सही हो जाएगा। तो ये याद रखेगा, जब तक प्रोसेस नहीं हुआ है तब तक वो डेटा है, जब उस पर प्रोसेस कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, सूचना बन जाती है। अगला ध्यान दीजिए, अगला कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो है वो सामान्यतः का रूप लेता है। यहाँ पर जो है अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः जो है वो किसका रूप लेता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, ग्राफिक और फिगर, इसके अलावा मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ। तो ये याद रखिएगा किसकी बात हुई है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो है ये जो है सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो यहाँ पर ये कौन सा रूप लेता है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर लेता है। क्या लेता है, नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर जो है यहाँ पर लेगा। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर अगला कह रहा है कि नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण कौन सा है। देखिए अब की बार क्या कह रहा है, नॉन न्यूमेरिक डाटा, किसकी बात हो रही है, नॉन न्यूमेरिक। तो यहाँ पर कर्मचारी का पता, इसमें आपका न्यूमेरिक हो सकता है। परीक्षा के अंक, इसमें भी नंबर होंगे आपके। बैंक शेष, इसमें भी होंगे। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी कुल मिला के यहाँ पर आपका ई नंबर से होगा, यानी कि नॉन न्यूमेरिक बोला गया, मतलब जिसमें यहाँ पर आपके 0 से 9 तक अंक ना आए, उसकी बात हो रही। कर्मचारी के पता में भी 09 आ सकता है, ठीक है, 45D इस तरह से पता होता है। तो ये याद रखिएगा, नॉन न्यूमेरिक पूछा गया था, तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि कंप्यूटर पर जानकारी जो है के रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर पर जो भी जानकारी होती है वो किस रूप में स्टोर होती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है एनालॉग डाटा, इसके अलावा डिजिटल डाटा, और इसके अलावा मॉडेम डाटा, और यहाँ पर दिया गया है वॉच डाटा। तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर में जो भी सूचना स्टोर होती है वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में जो है स्टोर होती है, यानी कि डिजिटल डेटा के रूप में यहाँ पर जो है वो स्टोर होती है। इसके बाद अगला कह रहा है कि प्रोसेस डेटा को के रूप में जाना जाता है। अभी मैंने बताया था जब डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, जानकारी कहलाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें आपको दिया गया कि कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को जो है परिवर्तित करना है। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदल के पूछा गया है। तो यहाँ पर जब भी कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने की बात आए वहां पर समझ लीजिएगा इंफॉर्मेशन होगा, यानी कि सूचना होगी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो क्वेश्चन कई भी बार बदल के पूछ लेता है, तो कंफ्यूज मत होना। अगला कह रहा है कि कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, जो कंप्यूटर होता है इसमें एक शब्द का आकार जो होता है ये हमेशा एक कंप्यूटर में निश्चित होता है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर जो होते हैं 8 बिट 64 बिट इस तरह से अलग अलग सभी की क्षमता होती है, ठीक है। तो उसके आधार पर जो है एक कंप्यूटर में तो यहाँ पर जो है शब्दों का आकार निश्चित होगा, लेकिन अलग अलग कंप्यूटर में जो है यहाँ पर शब्दों का आकार जो हो सकता है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सीपीयू के घटक हैं। तो यहाँ पर सीपीयू के घटक की बात हो रही, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एएलयू और कंट्रोल यूनिट ये दोनों जो है आपके सीपीयू के घटक होते हैं, ठीक है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट जो होते हैं ये सीपीयू के घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत जो है क्या आता है इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है आपके कौन कौन से डिवाइस आएंगे, देखिए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इसके अलावा मेमोरी। यहाँ पर ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, सीपीयू की बात हुई। तो अभी मैंने बताया था सीपीयू में क्या होगा आपका एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और इसके अलावा स्टोरेज होती है, ठीक है। तो ये याद रखेगा, यहाँ पर ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो डेटा के प्रोसेसिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, सभी को पता होना चाहिए। सीपीयू प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू करता है। तो यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू जिम्मेदार होगा। अगला देखिए कह रहा है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। देखिए इस वाले लेक्चर में मैंने यहाँ पर जो है नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं सारे आपके, ठीक है। इसके बाद वाले में मैं जितने भी आपके नेटवर्क, इंटरनेट, ये सारे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पहला आपका बेसिक है जिसमें सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला देखिए कह रहा है कि यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से क्या अपग्रेड करना होगा। अगर आपको पीसी की क्षमता को यहाँ पर बढ़ाना है तो यहाँ पर आपको सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, तो इसमें से क्या अपग्रेड करना होगा, आपको सीपीयू को अपग्रेड करना होगा। सीपीयू को अपग्रेड कर देंगे तो यहाँ पर आपकी कार्यक्षमता भी बेहतर हो जाएगी। अगला यहाँ पर कह रहा है कि एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। देखिए डिस्प्ले पोर्ट हो गया, ईथरनेट हो गया, एचडीएमआई हो गया, ये सारे सामान्य पोर्ट होते हैं, लेकिन टीसीपी पोर्ट जो होता है ये आपका सामान्य पोर्ट नहीं होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, टीसीपी पोर्ट जो है ये आपका हार्डवेयर पोर्ट नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्नलिखित में से कौन स्टोर करता है। जो सीपीयू यहाँ पर प्रोग्राम और डेटा यहाँ पर जो होते हैं सीपीयू के द्वारा निष्पादित, वो कौन स्टोर करता है कह रहा है। तो आप सभी को पता होगा सीपीयू जो है निष्पादित प्रोग्राम और डेटा को अगर यहाँ पर प्रोसेस करता है तो वो कहाँ पर होते हैं, वो प्राइमरी मेमोरी में होते हैं, यानी कि रैम की बात हो रही है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर क्या दिया गया आपको, इसमें कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन निम्न में से कौन सी सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है। सीपीयू को जो है यहाँ पर आंतरिक भंडारण कौन प्रदान करता है। तो आप सभी को पता होगा सीपीयू को आंतरिक भंडारण कौन देता है, रजिस्टर देता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सीपीयू में इंटरनल स्टोरेज के लिए क्या यूज होता है, आपका रजिस्टर यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना यहाँ पर दिया गया है, दूसरा आपका कुशल परिवर्तन, इसके अलावा उत्पादन यानी कि परिणाम प्रदान करना, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा होगा डिकोड करना यानी कि स्पष्ट करना। यहाँ पर जो है सीपीयू कौन कौन से कार्य करता है, एक तो प्राप्त करता है, ठीक है, यानी कि इनपुट मिलता है उसको, ठीक है, उसको डिकोड करता है, उसको स्पष्ट करता है, कुशल परिवर्तन करता है, उत्पादन यानी कि प्रदान करता है, उसका परिणाम देता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। सीपीयू जो है वो प्रोग्राम को जो है यहाँ पर किसमें निष्पादित कर सकता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि सीपीयू जो है प्रोग्राम को बाइनरी में निष्पादित करता है। किसमें निष्पादित करता है, बाइनरी में, यानी कि द्विआधारी की बात हो रही है, यहाँ पर बिट में निरूपित या स्टोर करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। जो इनपुट आप देते हैं उसका आउटपुट में जो रूपांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो इनपुट का आउटपुट के द्वारा जो रूपांतरण होता है वो आपका किसके द्वारा होता है, सीपीयू के द्वारा। जब आप इनपुट देते हैं तो यहाँ पर उसका जो प्रोसेस होता है वो कौन करता है, सीपीयू, उसके बाद ही आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रूपांतरण किसके द्वारा होता है, वो सीपीयू के द्वारा होता है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है। यहाँ पर कौन सी ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में जो है वो परिवर्तित करती है। तो उससे बोलते हैं प्रोसेसर, यानी कि सीपीयू की बात हो रही है, ठीक है।
अगला देखिए, कह रहा है कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उससे क्या कहा जाता है, उससे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या बोला जाता है उसको, यहाँ पर जो है कंट्रोल यूनिट बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन होता है, तो ब्रेन बोलते हैं सीपीयू को। किसको बोला जाता है, सीपीयू जो है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। अगला कह रहा है कि पोर्ट डिजिटल कैमकॉर्डर्स, बाय हार्ड ड्राइव्स और अन्य युक्तियां जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयोग होता है। यहाँ पर जो है किस पोर्ट की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है यहाँ पर श्रेणी की यानी कि सीरियल पोर्ट की। जो आपके सीरियल पोर्ट होते हैं इसी में आपके डिजिटल कैमकॉर्डर्स, बाय हार्ड ड्राइव और अन्य युक्तियां जो है वो यूज की जाती हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर जो है आपके यूएसबी, जिससे आप यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है डेटा प्रोसेसिंग के चरणों का सही क्रम पहचाने, यानी कि जो डेटा प्रोसेसिंग होती है वो किस क्रम में होती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद वो क्या होता है, प्रोसेस होता है, फिर उसका आउटपुट आपको मिलता है, उसके बाद वो स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी जो दिया गया आपका ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है। सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर जो है सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो ये कंट्रोल यूनिट जो है जिम्मेदार होती है। अगला यहाँ पर दिया गया, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से मापा जाता है, यानी कि जो कंप्यूटर है इसके कार्य करने की गति को किस में मापा जाता है, तो कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। किसमें मापते हैं, मेगाहर्ट्ज में जो है मापा जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति, ठीक है, में मापी जाती है। घड़ी आवृत्ति यानी कि यहाँ पर क्लॉक टाइम की बात हो रही है, तो ये आपका किस में मापा जाता है, मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, मेगाहर्ट्ज में मापते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर मेगाहर्ट्ज में जो है मापा जाता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना यानी कि सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है। कौन है इसमें जो सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है। देखिए हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है, यहाँ पर सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। यहाँ पर एम फ्लॉप्स में माप सकते हैं, ठीक है, मिप्स में माप सकते हैं, लेकिन बाइट में यहाँ पर जो है सीपीयू की गति को नहीं माप सकते। बाइट हम लोग मेमोरी को मापते हैं, मेमोरी को मापने के लिए बाइट का प्रयोग जो है वो किया जाता है। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई पूछ रहा है, तो ये क्या होगा आपका MIPS आप बता सकते हैं, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS, जिसे आप मिप्स भी बोलते हैं शार्ट में, ठीक है। अगला देखिए, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। देखिए वही क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रोसेसर की गति पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया आपको MIPS की बात हो रही है, ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपका अलग तरीके से भी एग्जाम में रिपीट होता है। देखिए यहाँ पर क्या आया है कि कंप्यूटर शब्दावली में इसका अर्थ पूछा गया, अभी मैंने बताया इसका अर्थ क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी दिया गया आपको मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, तो ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है। तो सीपीयू में क्या होता है आपका, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होती है। तो यहाँ पर जो इनपुट यूनिट दिया गया ये सीपीयू का भाग नहीं होता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। तो पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग कौन करता है, ये आपका सीपीयू करता है। इसके बाद अगला दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है। तो सीपीयू में आपको पता है क्या क्या होता है, ALU होता है, CU होता है और रजिस्टर होता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला आ जाइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बस क्वेश्चन का तरीका बदल दिया गया, बाकी काफी सारे क्वेश्चन आपके मैच होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया कि एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है। तो एक्यूमुलेटर जो होता है ये आपका सीपीयू का ही एक समाकलित घटक होता है। एक्यूमुलेटर क्या होता है, ये आपके सीपीयू का जो है एक समाकलित घटक होता है।
अगला कह रहा है यहाँ पर कि मदरबोर्ड कंपोनेंट के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो मदरबोर्ड जो है यहाँ पर कंपोनेंट यानी कि उपकरणों के बीच जो है ये सूचना के माध्यम से जो है यहाँ पर क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो किसकी बात हो रही, तो यहाँ पर मदरबोर्ड जो होता है ये आपका बसेस के माध्यम से, याद रखिएगा मदरबोर्ड कंपोनेंट के बीच जो सूचना होती है वो हमेशा बसेस के माध्यम से जो है वो ट्रेवल करती है। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, के बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकता है। के बिना जो है यहाँ पर प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकता है। तो ये आपको पता है मदरबोर्ड, अगर मदरबोर्ड नहीं है तो उसके बिना सिस्टम जो है संचालित नहीं होगा। अगला कह रहा है कि जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है उससे क्या कहते हैं, तो उससे यहाँ पर क्या बोला जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बस। क्या बोलते हैं, जो कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कंट्रोल बस बोला जाता है। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि साटा और आईडीई क्या है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि साटा और आईडीई जो होते हैं ये आपके हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव के जो है वो प्रकार दिए गए हैं। अगला कह रहा है कि मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। तो सीपीयू और दूसरे पुर्जों को कौन जोड़ता है, ये आपके सिस्टम बस जोड़ते हैं। कौन जोड़ता है, सिस्टम बस जोड़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया कि कंप्यूटर में बस क्या होते हैं, तो कंप्यूटर में जो बस होते हैं ये जानकारी संचरित करने वाले फिजिकल वायर का एक सेट होता है। ठीक है, यहाँ पर बस का मतलब क्या है, जानकारी संचरित करने वाले फिजिकल वायर का सेट। अगला है यूएसबी का अर्थ क्या होता है। यूएसबी का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था, यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला देखिए, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर जो है कौन सा कार्य नहीं करता है, तो कंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग जो है कंप्यूटर नहीं करता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल ऑपरेशंस कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। कंप्यूटर के द्वारा जो है यहाँ पर कौन से मूल ऑपरेशंस जो है वो किए जाते हैं। देखिए, अंकगणितीय ऑपरेशंस किए जाते हैं, तार्किक ऑपरेशन भी किए जाते हैं, संचय यानी कि स्टोरेज और रिट्रीवल भी किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, डेटा एकत्र करना, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, आंकड़ों तथा सूचनाओं का विश्लेषण करना, ये कार्य नहीं है। आंकड़ों और सूचनाओं का विश्लेषण करना ये कंप्यूटर के कार्य नहीं है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर के द्वारा आप तस्वीरें नहीं ले सकते हैं, इसके लिए आपको कैमरा का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको तस्वीरें लेनी है तो वहाँ पर आप कैमरा का यूज़ करेंगे। अगला कह रहा है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो नहीं करता है। तो अभी मैंने बताया था इनपुटिंग होती है, प्रोसेसिंग भी होती है, यहाँ पर जो है आउटपुटिंग भी होती है, कंट्रोलिंग भी होती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है ये कंप्यूटर में नहीं होती है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर कई प्रकार से डेटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को कहा जाता है। तो यहाँ पर इस मैनिपुलेशन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। क्या बोला जाता है, कंप्यूटर कई प्रकार से डेटा को जो मैनिपुलेट करते हैं इसे क्या करते हैं, इससे प्रोसेसिंग बोला जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है डेटा प्रसंस्करण यानी कि डेटा प्रोसेसिंग जो है ये अपूर्ण डेटा को में परिवर्तित कर देती है। तो जब भी आप डेटा को प्रोसेस करेंगे तुरंत वो किस में बदल जाएगा, जानकारी में बदल जाएगा, यानी कि इंफॉर्मेशन में बदल जाएगा। ये मैंने कई बार अब तक बताया है आपको। अगला देखिए, कह रहा है का एक अर्थ है यह डेटा को चुनने, इसे सारांशित करने और इसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो जाए। तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। इंफॉर्मेशन का अर्थ है कि यह डेटा को चुनने यानी कि उसकी प्रोसेसिंग की बात यहाँ पर भी हो रही है। देख सकते हैं कितने तरीके से क्वेश्चन बदल बदल के यही क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। अगला कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर जो है वो ठीक नहीं है, इनमें से जो है कौन सा जो है आपके ठीक नहीं है। तो याद रखिएगा, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण जो है अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति जो है यह स्वयं ही सुधार सकता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं, यहाँ पर ये स्वयं सुधार नहीं सकता है। अगला कह रहा है कि कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ। अब कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ क्या है, कंप्यूटर जो होता है ये बहुत तेज होते हैं, इसमें विशाल मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तो यही इसका लाभ है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगला क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। कंप्यूटर अपनी शक्ति जो है वो किससे प्राप्त करता है, तो कोई भी अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करेगा, अपनी स्मृति से, अपनी मेमोरी से प्राप्त करेगा। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। तो जो लचीलापन होता है ये यहाँ पर जो है वर्सटिलिटी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, बहुविज्ञता, जिससे आप वर्सेटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको दर्शाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है। न्यूनतम बिजली की खपत कब होगी? जब आप कंप्यूटर को बंद कर देंगे यानी कि शट डाउन कर देंगे तो उस स्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होगी। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाती है, यानी कि जो कंप्यूटर गणनाएं करता है वो त्रुटि मुक्त होती हैं। ये किस बात को दर्शाती हैं? तो ये यहाँ पर इसकी सटीकता को दर्शाती हैं। किसको दर्शाती हैं? सटीकता को यहाँ पर जो है वो दर्शाती हैं। अगला कह रहा है कि बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करने की जो कंप्यूटर की विशेषता है इससे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है डिलीजेंस। क्या बोलते हैं? डिलीजेंस या फिर उद्यमशीलता बोला जाता है। ये सब कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। अगला कह रहा है कि संसार का पहला गणन यंत्र, तो पहला गणन यंत्र जो है आप सभी को पता होना चाहिए क्या है? अबेकस। संसार का जो है पहला गणन यंत्र कौन सा है? वो आपका अबेकस है। तो ये आप लोग याद रखिएगा और इसका आविष्कार चीन में हुआ था। अगला यहाँ पर है प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है। तो ये आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया क्या कहा जाता है? अबेकस कहा जाता है, जिसको यहाँ पर चीन में बनाया गया था। अगला कह रहा है यहाँ पर परिकलन यानी कि कैलकुलेटर की उत्पत्ति से हुई है। तो कैलकुलेटर की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? तो आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर जो है कैलकुलेटर की उत्पत्ति भी इसी अबेकस से हुई है, क्योंकि ये पहला गणना यंत्र था और इसी के द्वारा जो है यहाँ पर कैलकुलेटर की उत्पत्ति हुई है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से जो है यहाँ पर इसकी यहाँ पर उत्पत्ति हुई है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? ये आपका ई है, कंप्यूट शब्द। अगला दिया गया यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है यहाँ पर कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर जो है यहाँ पर एनालिटिकल इंजन कहलाता है। तो चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले जो है 1922 में, कब? 1922 में डिफरेंस इंजन और फिर उसके बाद 1933 में जो है एनालिटिकल इंजन की खोज की थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस इंजन तो है नहीं, तो एनालिटिकल इंजन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो पहला कंप्यूटर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इन्हें जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंप्यूटर का जनक किससे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, अभी मैंने आपको बताया। अगला कह रहा है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है कौन सा है आपका? एनिएक है। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर एनिएक जो है आपका ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है? ये आप लोग याद रखिएगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर बोलते हैं। यहाँ पर ये याद रखिएगा एनिएक होता है, ठीक है? तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड कंप्यूटर बोला जाता है, कैलकुलेटर बोलते हैं। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर कंप्यूटरों के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन सा संबद्ध है? कंप्यूटर के आविष्कार से जो है इनमें से कौन जो है यहाँ पर संबद्ध है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, कई बार बताया गया, चार्ल्स बेबेज की बात हो रही है, ठीक है? अगला देखिए, कह रहा है कि हरमन होलरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। तो हरमन होलरिथ ने जो है क्या विकसित किया था? तो हरमन होलरिथ ने जो है यहाँ पर याद रखेगा, यहाँ पर सेंसस टेबुलेटर विकसित किया था। क्या विकसित किया था? सेंसस टेबुलेटर जो है यहाँ पर विकसित किया था। अगला यहाँ पर दिया गया कि आरिथमोमीटर का द्वारा आविष्कार किया गया था। तो आरिथमोमीटर का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये आपका चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। आरिथमोमीटर का जो आविष्कार था वो चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा जो है वो किया गया था। अगला कह रहा है कि ऐसी कंप्यूटर प्रणालियां जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा जो है एक ही स्मृति यानी कि मेमोरी इकाई से संग्रहित करती हैं तथा संरचना पर आधारित होती हैं। तो ये किस संरचना पर आधारित होती हैं? तो याद रखिएगा, ये जॉन वॉन न्यूमैन, पूरा नाम क्या है? जॉन वॉन न्यूमैन संरचना पर जो है आधारित होती हैं। अगला है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयोग कराया गया पहला कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर आपकी बार किसकी बात हुई है? वाणिज्यिक उपयोग की बात हुई है। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सबसे पहले आपका प्रयोग किया गया था यूनिवैक, जिसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बोला जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी, जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। ये भी मैंने बताया आपको, जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। इसके बाद अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1952 में स्थापित किया गया था। कब? 1952 में।
अगला यहाँ पर सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था, सबसे पहला एप्पल कंप्यूटर पूछ रहा है, तो सबसे पहला एप्पल कंप्यूटर आपका एप्पल फर्स्ट था। कौन सा था? एप्पल फर्स्ट था, जिसको यहाँ पर एप्पल कंपनी के द्वारा 1976 में बनाया गया था। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए 1950 कंप्यूटरों की पीढ़ी से संबंधित है, तो 1950 की बात हुई है, तो ये आपकी पहली पीढ़ी की बात हो रही है। ठीक है, 1954-55 तक आपकी पहली पीढ़ी थी, तो ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला हो जाएगा आपका। अगला देखिए वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था, तो पहली पीढ़ी जो थी इसी में आपका वैक्यूम ट्यूब जो है वो इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में आपका यहाँ पर क्या आया था? ट्रांजिस्टर आया था, तीसरी में आपका आईसी चिप आई थी। ठीक है, उसके बाद चौथी में आपका प्रोसेसर यानी कि वीएलएसआई, फिर उसके बाद यूएलएसआई। तो इस तरह से पांचवी पीढ़ी तक के क्रम आपको दिए जाते हैं। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बने थे, तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किससे बने थे? वैक्यूम ट्यूब, जिन्हें आप निर्वात नलिकाओं के नाम से जानते हैं, तो निर्वात नलिकाओं से या फिर वैक्यूम ट्यूब से बने थे। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एनिएक, इसके अलावा एडवैक आदि पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है, तो ये सभी जो आपके दिए गए हैं यहाँ पर एनिएक और एडवैक, ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अगला देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया जाता था, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो है वो दूसरी पीढ़ी में किया जाता था। किस पीढ़ी में किया जाता था? दूसरी पीढ़ी में। अगला कह रहा है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल था, तो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनका काल 1955 से 1964 था, तो ये याद रखेगा कब से था? 1955 से 1964 था। अभी मैंने बताया था आपको 55 तक पहली पीढ़ी थी, 64 तक 54 तक। ठीक है, 54 के बाद जो है आपकी दूसरी पीढ़ी थी। कहीं कहीं पर ये 1964 है, कहीं कहीं पर 63 है, कहीं 61 है, तो कंफ्यूज मत होना। अगला देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम में प्रयुक्त किए गए थे, तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप की बात हो रही है, तो ये सबसे पहले किस पीढ़ी में यूज हुए थे? तृतीय पीढ़ी में। दूसरी में तो आपका ट्रांजिस्टर था, तीसरी में आपकी आईसी चिप यूज किए गए थे। आधुनिक कंप्यूटर का जो लघु रूपण है यानी कि जो छोटा रूप है वो संभव हो सका है, तो किसके कारण संभव हुआ है? तो वो आपका जो है समाकलित परिपथ चिप, जिसे आप आईसी चिप बोलते हैं, तो इसी के कारण जो है यहाँ पर छोटे कंप्यूटर जो है वो बनाए जा सके हैं। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर से संबंधित है, तो ये कंप्यूटर के किस पीढ़ी से संबंधित है? तो ये आपके तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। अगला कह रहा है कि संगणकों के आईसी चिप प्रायः बने होते हैं, जो आईसी चिप होते हैं ये सिलिकॉन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से बने होते हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ से बने होते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया है, तो ये सिलिकॉन से बने होते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? तो अब यहाँ पर नवीनतम की बात हुई है, तो ये आपका गैलियम आर्सेनाइड है। कौन सा है? गैलियम आर्सेनाइड। इसके अलावा यहाँ पर जो है आईसी चिप बनाने में आप सभी को पता है सिलिकॉन का यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? इलेक्ट्रॉनिक अवयव तीसरी पीढ़ी का पूछ रहा है। तीसरी पीढ़ी में आप सभी को पता है आईसी चिप, जिसे आप समेकित परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समेकित परिपथ या आईसी चिप। इसके बाद लिख रहा है किस कंप्यूटर जनरेशन ने आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट को वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया था? तो ये बदला गया था किसमें? चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में जो आपका वीएलएसआई का प्रयोग किया गया था। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे, तो माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके जो है कौन से कंप्यूटर विकसित किए गए थे? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। अगला लिखा है BLSI यानी कि यहाँ पर बी की जगह पे वी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर जो है के कंप्यूटर थे। तो आप सभी को पता है VLSI का प्रयोग कब किया गया था? ये आपका चौथी पीढ़ी में किया गया था। अगला यहाँ पर दिया गया कि वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है, तो अब तक कितनी पीढ़ियां हुई हैं? 5 पीढ़ियां। टोटल कितनी पीढ़ियां हैं? 5 पीढ़ियां हैं, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उन्नत तकनीक जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से जो है पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी, तो ये आपके 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी। किसके लिए थी? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए। अगला यहाँ पर है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे, तो 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो उपयोग करते थे।
अगला कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो आपका यूएसए द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा जो है वो विकसित किया गया था। अगला कह रहा है कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो कैलकुलेटर जो होता है आपका, ये डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर जो है कार्य करता है। ये आप लोग याद रखिएगा, किस पर? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर जो है कार्य करता है। अगला है किसी संकर कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का समन्वय? देखिए संकर कंप्यूटर का मतलब यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर से है, ठीक है। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है इसमें आपके अनुरूप तथा अंकीय, मतलब यहाँ पर जो है एनालॉग और डिजिटल, किसकी बात हो रही है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की बात हो रही है। जब इन दोनों का मिश्रण होता है तो उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। देखिए अगला कह रहा है कि अनेक घरेलू उपकरण, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर घरेलू निर्मित उपकरण जो होते हैं, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, डिश वॉशर हो गया, ठीक है, इनमें जो है यहाँ पर छोटे कंप्यूटर उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ऐसा तो दिया नहीं गया, यहाँ पर मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, तो कुल मिला के इनमें से कोई भी नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि यहाँ पर जो है घरेलू उपकरण की बात हुई थी। अगला कह रहा है कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। तो कार में लगा हुआ जो गति मापक यंत्र होता है ये आपका एनालॉग कंप्यूटर को निरूपित करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है? ध्यान दीजिए किसकी बात हो रही है? एनालॉग आउटपुट को जो है डिजिटल में बदल रहा है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ये एनालॉग आउटपुट को जो है वो डिजिटल फॉर्म में जो है वो परिवर्तित करने का कार्य करता है। अगला है क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो क्लाइंट कंप्यूटर जो होते हैं ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। पहले ही बात हुई है क्लाइंट सर्वर सिस्टम में। तो सर्वर सिस्टम में जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है ये आपका कौन सा होता है? ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है? तो बिग आयरन बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को, ये आप लोग याद रखिएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर को जो है बिग आयरन कहा जाता है इसके आकार और मेमोरी के आधार पर। अगला कह रहा है कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो था वो आपका PDP-8 था। कौन सा था? PDP-8 जो है 1958 में निर्मित किया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी। देखिए किसकी बात हुई? फिजिकल इक्विपमेंट। तो इसमें आपका सिस्टम यूनिट आएगा, इनपुट आउटपुट आएगा और सेकेंडरी स्टोरेज आएगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर बी जो दिया गया ये सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? सबसे ज्यादा आप सभी को पता है माइक्रो कंप्यूटर का यूज जो है सबसे ज्यादा किया जाता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में पूछ रहा है, तो ये आपका कौन सा लाया गया था? तो ये आपका था, यहाँ पर याद रखेगा इप्सन, सॉरी यहाँ पर कौन सा था? इप्सन था, ये आप लोग याद रखेगा। यहाँ पर जो है विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर जो बाजार में लाया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम इप्सन था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने वाले इनपुट आउटपुट प्रवाह को कहते हैं। तो इनपुट आउटपुट प्रवाह को यहाँ पर पाइप कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को जो है यहाँ पर पाइप बोलते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं? इनपुट डिवाइस कह रहा है, देखिए माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसके अंदर सभी के सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपके तीनों जो है यहाँ पर क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। अगला कह रहा है कि वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? तो भौतिक को डिजिटल में कौन बदलता है? स्कैनर। आप सभी को पता है स्कैन करके आप भौतिक को जो है डिजिटल में बदल सकते हैं, तो वो आपका होता है स्कैनर। अगला कह रहा है कि जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कहते हैं। जो भी आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं या सबमिट करते हैं उसको इनपुट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनपुट बोला जाता है। अगला कह रहा है यहाँ पर कि एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। तो एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में जो है बहुत से इनपुट डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं? बहुत से इनपुट डिवाइस होते हैं। आप सभी को पता है यहाँ पर एक इनपुट, दो इनपुट अलग अलग होते हैं, आप सभी को पता है। उसमें स्कैनर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ठीक है, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस ही तो यूज होते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए यहाँ पर जो है इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इनपुट डिवाइस के द्वारा ही तो आप इंफॉर्मेशन या कमांड जो है उसमें देते हैं। अगला देखिए निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? इनपुट क्या करता है? डेटा को कैप्चर करता है, यहाँ पर दिया गया है। फिर निर्देशों का प्रदर्शन, डेटा संग्रहण, एनकोडिंग। तो यहाँ पर जो है
कौन सा कह रहा है इसमें से भाग नहीं है, तो क्या आपका इनपुट यूनिट जो होता है वो निर्देशों का प्रदर्शन करता है? बिल्कुल नहीं करता है, तो यही यहाँ पर जो आपका नहीं होगा। अगला देखिए, अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है? जो भी डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लेआउट की बात होगी तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा होता है आपका, क्वेरिटी होता है। क्या होता है? क्वेरिटी होता है। अगला कह रहा है ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, ये सब कौन सी डिवाइसेज होती हैं? इनको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या बोला जाता है? इनको यहाँ पर जो है इनपुट डिवाइस बोला जाता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? तो ये आप किसकी बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर जो है ये बात हो रही है जॉयस्टिक की। किसकी? जॉयस्टिक, जिसकी मदद से आप गेम भी खेल सकते हैं। अगला दिया गया यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लाइट पेन और जॉयस्टिक है, तो लाइट पेन और जॉयस्टिक दोनों क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेज होते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है कह रहा है? देखिए यहाँ पर आपको ट्रैक बॉल दिया गया, कीबोर्ड दिया गया, माउस दिया गया, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन यहाँ पर एंटीवायरस दिया गया जो कि आपका सॉफ्टवेयर है, तो यही यहाँ पर सबसे विषम हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जॉयस्टिक एक है, तो जॉयस्टिक यहाँ पर क्या है? जॉयस्टिक आप सभी का एक इनपुट डिवाइस है, अभी मैंने बताया था आपको। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण, यही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, सभी के सभी जो है यहाँ पर क्या है? इनपुट डिवाइसेज हैं। इसके बाद आ जाइए, डिफॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति जो है वो निम्न पर सेट होती है। तो माउस पॉइंटर की जो गति होती है वो हमेशा डिफॉल्ट रूप से मीडियम पर सेट होती है। इसको आप बढ़ा सकते हैं, ये याद रखिएगा। माउस पॉइंटर की जो गति होती है इसको आप क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, ये मीडियम पर सेट होती है। अगला यहाँ पर दिया गया कि टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है। टच पैड को जो है रिस्पॉन्ड करता है, तो टच पैड किसको रिस्पॉन्ड करता है? प्रेशर को। जब आप उंगली रखते हैं तो जो उंगली का प्रेशर होता है उसी पर तो टच पैड आपका रिस्पॉन्स करता है, तो प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है। अगला है स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे गए पाठ्य को प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है। तो यहाँ पर जो है ये कौन सी होती है? ये आपकी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर नाम से ही पता है, यहाँ पर पाठ्य और प्रिंटेड मुद्रित पाठ्य पहचानती है, तो ये OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है कह रहा है? तो यहाँ पर आपका फ्लॉपी ड्राइव दिया गया, माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रो प्रोसेसर दिया गया है। तो यहाँ पर तो आप देख के बता देंगे कि माइक्रो प्रोसेसर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। इसके बाद आ जाइए, अगला ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर आप सभी को पता है आउटपुट देता है, तो ये इनपुट डिवाइस नहीं हो सकता है। ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल इनपुट उपकरण हैं? डिजिटल इनपुट उपकरण की बात कर रहा, देखिए स्कैनर है आपका, डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन है, ये सभी आपके इनपुट उपकरण हैं, यानी कि इसमें आप इनपुट दे सकते हैं, तो ये सभी के सभी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट अभी मैंने बताया था क्या कहलाता है? क्वेरिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद अगला कह रहा है निम्नलिखित में से इनपुट युक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर जो है आपका मॉनिटर आउटपुट देता है, प्रिंटर भी आउटपुट देता है, माउस यहाँ पर जो है ये इनपुट हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सा स्कैनर का एक प्रकार नहीं है? कह रहा है स्कैनर का जो है एक प्रकार नहीं है, तो फ्लैट बेड आपका स्कैनर का प्रकार होता है, सीट फीड भी होता है, हैंड हेल्ड भी होता है, ड्रम आपका प्रिंटर का प्रकार है। ड्रम जो है यहाँ पर एक प्रिंटर होता है, ये आपका स्कैनर नहीं होता है। अगला कह रहा है कि माइक्रोफोन डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है, तो माइक्रोफोन जो होती है वो क्या है? माइक्रोफोन जो है यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है जो यहाँ पर जो है इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। ठीक है। इसके बाद आ जाइए, लाइट पेन क्या होता है? तो लाइट पेन भी जो है आपका एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? तो प्रकाशशील डिटेक्टर का उपयोग कौन करता है? ये आपका लाइट पेन करता है। कौन करता है? लाइट पेन करता है। अगला यहाँ पर कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाला जो डेटा होता है उसको इनपुट बोला जाता है, यानी कि कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर में ही तो जा रहा है वो डेटा, तो वो क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। अगला है, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर। प्लॉटर आपका एक प्रकार का प्रिंटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं हो सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। देखिए, बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यहाँ पर जो कह रहा है इनमें से क्या कह रहा है कि भिन्न का चुनाव करें, तो भिन्न कौन सा होगा? यहाँ पर जो है आपका बाहरी हार्ड ड्राइव हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया,
इसके अलावा कॉम्पैक्ट डिस्क दिया गया है। तो यहाँ पर कीबोर्ड ये आपका जो है यहाँ पर भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सभी के सभी आपके स्टोरेज डिवाइस है। डिजिटल कैमरा भी स्टोर करता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए कीबोर्ड का प्रकार। तो कीबोर्ड आपका जो है वो किस प्रकार का होता है। कीबोर्ड आपका सीरियल भी होता है, पैरेलल भी होता है। तो ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। कीबोर्ड जो होता है आपका सीरियल कीबोर्ड भी होता है और पैरेलल कीबोर्ड भी होता है, तो दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को कहा जाता है। तो कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को टर्मिनल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल बोला जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया कि आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण कौन सा है। तो सबसे सामान्य निवेश उपकरण आपका कीबोर्ड होता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है। तो वर्णमाला कितने होते हैं, 26। तो की भी कितनी होंगी, 26 होंगी, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है, जिससे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। वो आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, उससे हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। अगला है कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को कहते हैं। तो यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो है अक्षर, अंक, इसके अलावा जो प्रतीक होते हैं इनको कुंजियां बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कुंजियां या फिर की बोलते हैं। अगला है कितनी भी संख्या में वर्णों का इस मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो एस्टेरिक का चिन्ह होता है, जिसे आप स्टार बोलते हैं, ठीक है, ये आपका यहाँ पर वाइल्ड कार्ड वर्ण होता है, ये याद रखिएगा। अगला है कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं। तो नंबर जो है न्यूमेरिक कीपैड से जो है जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला दिया गया कि कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंटर स्क्रीन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रिंट स्क्रीन कीज को क्या कहते हैं, किसकी बात हुई, शिफ्ट और जो प्रिंट स्क्रीन कीज होती है इनको यहाँ पर क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है इनको स्पेशल पर्पज कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पज कीज यहाँ पर जो है इनको बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, कह रहा है कि डंब टर्मिनल में मॉनिटर और कीबोर्ड होते हैं। मॉनिटर होता है और इसके अलावा क्या होता है, कीबोर्ड होता है डंब टर्मिनल में। अगला है उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या फिर इरेज कर देती है। मिटा देती है या फिर उसे क्या कर देती है, इरेज कर देती है। उसको हम लोग डिलीट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिलीट बोलते हैं। अगला है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, अगर आपको बाईं तरफ का कैरेक्टर डिलीट करना है तो इसके लिए हम लोग बैक स्पेस दबाते हैं। दाईं तरफ का डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग डिलीट दबाते हैं। ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट क्या होता है, जो प्रोसेसर यूजर को देता है वही आउटपुट होता है आपका। जो प्रोसेसर यहाँ पर प्रोसेस करने के बाद आपको देगा वही तो आउटपुट कहलाएगा। अगला है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो परिणाम होता है वही तो आपका आउटपुट होता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्त नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कीबोर्ड ये आपकी इनपुट युक्त थी, तो इसका मतलब ये आउटपुट नहीं होगा फिर। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर जो है पेपर पर चित्र बनाता है। तो पेपर पर जो चित्र बनाता है वो आपका ड्रम प्लॉटर बनाता है। कौन बनाता है, ड्रम प्लॉटर। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कौन सी आउटपुट युक्ति यहाँ पर जो है एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करती है। देखिए वही चीज है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्लॉटर की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि वह कौन सा डिवाइस है जिससे कंप्यूटर आपके साथ जो है वो कम्युनिकेट करता है। तो किसके साथ कम्युनिकेट करता है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है आउटपुट के साथ। जो आउटपुट देता है उसी से तो आप कम्युनिकेट करते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर है, मॉनिटर है, टच स्क्रीन आपका जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर टच स्क्रीन जो है आपका ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि प्लॉटर्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं जिनके नाम आपसे पूछ रहा है। तो प्लॉटर जो होते हैं वो आपका एक ड्रम प्लॉटर होता है, एक फ्लैट बेड होता है। कौन सा होता है, ड्रम प्लॉटर। इसके अलावा एक जो होता है आपका फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। इसके बाद डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देती है उन्हें कहते हैं, उन्हें आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आउटपुट डिवाइस। अगला यहाँ पर है वाणी संश्लेषक का एक प्रकार, यहाँ पर जो है कह रहा है। तो वाणी संश्लेषक का एक प्रकार पूछ रहा है, तो ये कौन सा होता है, आउटपुट यूनिट होता है। ये याद रखेगा यहाँ पर।
वाणी संश्लेषक का मतलब यहाँ पर स्पीच सिंथेसाइजर की बात हो रही है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। एक आपका होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जिसे हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं, और स्पीच सिंथेसाइजर की बात होगी तो यानी कि वाणी संश्लेषक ये आपका आउटपुट यूनिट होता है, ठीक है। अगला आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस क्या संभव बनाते हैं, ये डेटा को देखना और प्रिंट करना जो है संभव बनाते हैं। अगला है कंप्यूटर विशिष्टता के साथ जो है कार्य करके आंकड़ों की सूचना में जो है वो प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये प्रोसेसिंग जो है यहाँ पर कौन करता है आंकड़ों की, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, वर्ड्स। यहाँ पर कंप्यूटर जो विशिष्ट वर्ड के साथ जो है कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। अगला यहाँ पर है कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो सबसे छोटी इकाई बिट होती है। कौन सी होती है, बिट होती है। अगला है किस शब्द की लंबाई की माप इकाई क्या होती है, देखिए शब्द की लंबाई की जो माप होती है वो आपकी क्या होती है, यहाँ पर याद रखिएगा जब भी शब्द की लंबाई की बात होगी तो यहाँ पर हमेशा बिट का यूज होगा। किसके बाद यूज होगा, बिट का यूज किया जाएगा। अगला है बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। तो यहाँ पर जो यूनिक कॉम्बिनेशन होता है ये आपका 8 बिट का होता है। कितने का होता है, 8 बिट का जो है एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। अगला यहाँ पर है 64 KB शब्द की स्मृति के लिए 8 बिट शब्द के मेमोरी डाटा रजिस्टर। तो यहाँ पर जो है मेमोरी डाटा रजिस्टर की बात हो रही है। 64 KB के लिए कितना होगा आपका, 8 बिट होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, 8 28 64। तो यहाँ पर जो है 8 बिट के शब्द के लिए मेमोरी डाटा रजिस्टर जो होगा आपका वो कितना होगा, वो आपका जो है यहाँ पर 8 बिट होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमेंटू यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो है कंप्यूटर के लिए जो है आपका बिट का पोर्टमेंटू पूछ रहा है, तो ये आपका बाइनरी डिजिट बोल सकते हैं। बिट को क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। अगला देखिए, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। तो कंप्यूटर की जो स्मृति होती है, जो मेमोरी होती है, इसकी माप हम लोग किस में करते हैं, बिट्स के द्वारा करते हैं। अगला यहाँ पर है स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन क्या होता है। देखिए स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से जो है व्यक्त करने का साधन पूछ रहा है, तो व्यक्त करने का साधन क्या होगा, वो आपका एड्रेस होगा। ये याद रखिएगा, यहाँ पर एड्रेस यानी कि पता की बात हो रही है। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक आस्की कोड की बात हो रही है। यहाँ पर वह सिस्टम है जो उपलब्ध कराता है, ये आपका 128 बिट कैरेक्टर उपलब्ध कराता है। कितना उपलब्ध कराता है, 128 बिट कैरेक्टर जो है यहाँ पर उपलब्ध कराता है। अगला है प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की जो आशिकी होती है वो जिसका पूर्ण रूप, यहाँ पर इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है, याद रखिएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि विकल्प नंबर बी में ध्यान दीजिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। मेमोरी पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो मेमोरी पद जो है वो आपका किसके लिए प्रयुक्त होता है, स्टोरेज के लिए। आप सभी को पता है स्टोरेज किस में होता है, मेमोरी में होता है। अगला देखिए, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में से सांकेतिक होती है। तो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट की बात हो रही है, तो ये आपका मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज यूनिट को जो है प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, प्राथमिक मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी यहाँ पर इसे कहा जाता है। अगला देखिए, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है, तो उस समय उन्हें जो है मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी जिसे आप बोलते हैं रैम, उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया था किसकी बात हो रही है, यहाँ पर मेन मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। किसकी बात हो रही है, मेन मेमोरी, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी की बात होती है, आपकी इंटरनल मेमोरी की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, इंटरनल मेमोरी की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। तो स्मृति का प्रकार इसमें से नहीं है, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, सर्वर, ये आपका स्मृति का प्रकार नहीं है, यानी कि ये जो है आपका मेमोरी का प्रकार जो है यहाँ पर नहीं है। अगला यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में जो लगा समय है ये क्या कहलाता है, इसे एक्सेस टाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सेस टाइम बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि संसाधित यानी कि प्रोसेस्ड होने वाला डेटा में रहता है। तो प्रोसेस्ड होने वाला जो डेटा होता है वो आपका मेन मेमोरी यानी कि यहाँ पर मेमोरी यूनिट में रहता है।
अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन फिलहाल प्रयोग न होने वाले डेटा और प्रोग्राम को संभाले रखता है और दीर्घकालिक यानी कि यादृच्छिक सुगम में, जिसे आप लॉन्ग टर्म रैंडम एक्सेस बोलते हैं, भंडारण प्रदान करता है। तो लॉन्ग टर्म एक्सेस भंडारण कौन प्रदान करता है? ये आपकी द्वितीयक मेमोरी प्रदान करती है कि नहीं? कौन प्राप्त करता है? द्वितीयक मेमोरी ही जो है आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म यानी कि आप चाहे जितने समय बाद आकर डेटा यहाँ पर जो है रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, तो ये गौड़ मेमोरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा है आपका? सीडी रोम। सीडी रोम जो है आपका यहाँ पर ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का जो है उदाहरण है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? द्वितीयक संग्रहण यहाँ पर भी पूछ रहा है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा किसका प्रयोग करते हैं? फ्लॉपी का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। अगला कह रहा है कि कौन सी मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का प्रतिनिधित्व करती है? तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का प्रतिनिधित्व कौन से करती है? तो ये आपकी सेकेंडरी डिवाइस करती है। कौन करती है? सेकेंडरी डिवाइस करती है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? यानी कि द्वितीयक स्टोरेज मेमोरी की बात कर रहा है कि इनमें से जो है कौन सा नहीं है? तो अब सभी को पता है रैम आपकी प्राथमिक मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी नहीं है। इसके बाद कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो है डेटा का जो सेट होता है इसको किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? सॉफ्टवेयर का मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम से है। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है उसे तो आप सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ये हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, शब्द का अर्थ यानी कि प्रोग्राम्स का संग्रह होता है। शब्द का अर्थ क्रमादेशों यानी कि प्रोग्राम्स का संग्रह क्या कहलाता है? आपका सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्रामों का संग्रह होता है वही तो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो ये हो जाएगा। अगला है, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम्स प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखिए क्या कह रहा है, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम्स प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसे डीमन बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम्स जो होते हैं प्रोसेस, इसको डीमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीमन कहा जाता है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी की बात होगी तो यहाँ पर टीसीएस, कौन सी है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार जो है के माध्यम से दिया जाता है। तो कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर का जो है वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। अगला देखिए यहाँ पर जो है दिया गया कि वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है उससे क्या बोला जाता है? उससे स्पाईवेयर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर बोलते हैं। अगला यहाँ पर है कि बिल गेट्स ने 1975 में जो है के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह स्थापित किया था। तो यहाँ पर बिल गेट्स ने जो है किसके साथ किया था? तो ये याद रखिएगा, पॉल जी एलन के साथ। किसके साथ? पॉल जी एलन के साथ जो है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को जो है सह संस्थापित किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1975 में की गई थी। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की जो स्थापना थी वो 1975 में की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मनुष्यों या स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार, व्याख्या या प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त औपचारिक रूप से तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों का प्रस्तुतिकरण जो होता है ये क्या कहलाता है? ये आपका डेटा कहलाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसे? डेटा बोलते हैं। इसके बाद आ जाइए, कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? तो वाइल्ड कार्ड वर्ण अभी मैंने बताया था आपको कौन सा होता है, वो आपका एस्टेरिक का चिन्ह होता है। इसके बाद अगला दिया गया कि एक फाइल को लोड करना, सेव एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो ये आपका जो है किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? ये आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद अगला है, कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो गलती होती है उससे बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो एरर होती है कंप्यूटर प्रोग्राम में उसको बग कहा जाता है। अगला यहाँ पर है, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो डिबगिंग जो है यहाँ पर ये कौन सी प्रक्रिया होती है? तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि की जांच करना जो है ये डिबगिंग कहलाता है। जो त्रुटि होती है उसकी जांच करना क्या कहलाता है? डिबगिंग कहलाता है। अगला यहाँ पर है, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम जो है वो अनिवार्य होता है? सभी को पता है कंप्यूटर तभी कार्य करेगा जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो अनिवार्य होता है। यहाँ पर देखिए, सत्य या असत्य आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और एक मशीन के बीच जो है यहाँ पर
इंटरफेस है, ठीक है, यहाँ पर इंटरफेस है, बिल्कुल सही है ये। अगला कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। नहीं, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये याद रखिएगा, ये आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। तो पहला आपका सही है, लेकिन दूसरा आपका जो है यहाँ पर गलत है, तो ये याद रखिएगा, पहला सही और दूसरा गलत हो जाएगा। अगला देखिए, एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर ये कौन सा होता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। किसकी बात हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है वो एड्रेस लाइंस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, एड्रेस लाइंस पर निर्भर करता है। अगला यहाँ पर दिया गया कि कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर एक तरह के होते हैं। तो कंपाइलर और ट्रांसलेटर जो है ये एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके जो है एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया कि निम्न त्रुटियों में से किसकी जो है कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है। तो कंपाइलर द्वारा जो है वो किसकी पहचान की जाती है, तो याद रखिएगा, जो लॉजिकल त्रुटियां होती हैं उनकी पहचान जो है वो कंपाइलर के द्वारा की जाती है। जितनी भी लॉजिकल त्रुटियां होती हैं उनकी पहचान कंपाइलर के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होता है आपका, ये सांख्यिकी के क्षेत्र में जो है वो अधिक उपयोगी होता है। अगला यहाँ पर है कि GIF का आशय, यानी कि आपका GIF का पूर्ण रूप पूछ रहा है, फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो इसे बोलते हैं ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या बोला जाता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट बोला जाता है। अगला है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग और नक्शों के डिजाइन में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है किया जाता है। तो इसमें जो है आपका CAD प्रोग्राम्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, CAD, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन प्रोग्राम्स का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला दिया गया CAD का तात्पर्य, अभी मैंने बताया कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या होता है, CAD का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन बोलते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजन के लिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें यहाँ पर बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोला जाता है, उन्हें यहाँ पर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, कह रहा है कि बाहरी DBMS के लिए एक उदाहरण है। तो बाहरी DBMS के लिए जो है आपका ओरेकल, कौन सा है यहाँ पर, ओरेकल जो है इसका एक उदाहरण होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है। तो डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली जो है इसमें से कौन सी नहीं है कह रहा है। तो साइबेस दिया गया है, सैफाना दिया गया है, MySQL दिया गया है, ये सभी आपके डेटाबेस हैं, लेकिन कॉस्मस ये जो है आपका डेटाबेस नहीं है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है तालिका संबद्ध नहीं है। तो यहाँ पर मेनू टू मेनी होता है आपका, 1 to 1 भी होता है, 1 to मेनी भी होता है, लेकिन 1 to की नहीं होता है। तो ये आपका विकल्प नंबर यहाँ पर जो है A सही हो जाएगा। तालिका की पंक्ति कहलाती है, जो तालिका होती है इसकी पंक्ति को रिकॉर्ड बोला जाता है। यहाँ पर रो को जो है क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। तो ये याद रखेगा, डेटाबेस में जो रो होती है उसको रिकॉर्ड बोलते हैं, और कॉलम को फील्ड बोला जाता है। यहाँ पर जो कॉलम होता है उस कॉलम को क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। इसके अलावा कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं, और रो को टपल्स बोला जाता है, ठीक है। टेबल को रिलेशन बोलते हैं। इसके बाद आ जाइए, खोज को तेजी से लाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो खोज को तेजी से लाने के लिए यहाँ पर जो है इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। अगला यहाँ पर है स्टैक और क्यू क्या है। तो स्टैक और क्यू की बात हो रही है, तो ये दोनों जो है यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। स्टैक और क्यू जो है आपके दोनों नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं। इसके बाद अगला दिया गया एरे का उच्चतम सूचकांक क्या हो सकता है। अगर यहाँ पर n एरे में तत्वों की कुल संख्या है, तो यहाँ पर जो है एरे में कुल संख्या जब भी आपको बतानी होगी तो उससे हमेशा जितने भी एरे होंगे उसमें n-1 करना होगा। कितना करना होगा, n-1 करना होगा। ये आपका 2018 में रिपीट भी हुआ है, ये याद रखिएगा, n-1। अगला देखिए क्यू क्या है, यहाँ पर क्यू के बारे में पूछ रहा है, क्यू क्या है। तो क्यू एक जो है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्यू क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है आपका क्यू, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला, कह रहा है कि कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर प्रक्रिया करते हैं जिसमें का समावेश होता है। तो बाइनरी में आपका क्या होता है, 0 और
1। बाइनरी में जो है 0 और 1 होता है। अगला है कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है बाइनरी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बाइनरी का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्राम किस कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है? तो सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो आपका किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? तो वो आपका बाइनरी में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? बाइनरी में लिखा जाता है। अगला यहाँ पर है ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल बिट से भिन्न होता है। तो ग्रे कोड की जब भी बात होगी तो इसमें एक बिट का डिफरेंस होता है। कितना होता है? एक बिट का डिफरेंस यहाँ पर जो है होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि कंप्यूटर में पूर्णांक सामान्यतः प्रतिनिधित्व का उपयोग कर प्रदर्शित होते हैं। तो ये आपके दो के पूरक की बात हो रही है। किसके? दो के पूरक के रूप में यहाँ पर जो है प्रतिनिधित्व करता है। इसके देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अष्टक अंक प्रणाली का आधार, यानी कि यहाँ पर जो है आपसे ऑक्टल का आधार पूछ रहा है। तो ऑक्टल का आधार क्या होता है? 8 होता है। आप सभी को पता होगा ऑक्टल का आधार 8 होता है, बाइनरी का 2 होता है, हेक्साडेसिमल का जो है आपका 16 होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। डेसिमल का तो 10 होता ही है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए। अगला कह रहा है कि ऑक्टल संख्या पद्धति में एक सिंगल डिजिट की अधिकतम वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो है सिंगल डिजिट की अधिकतम वैल्यू जो है वो कितनी होती है? तो अधिकतम वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है? 7 होती है। आप सभी को पता है 0 से लेकर 7 तक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अधिकतम वैल्यू होती है वो आपकी 7 होती है। अगला, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा साइज यहाँ पर पूछ रहा है तो आपका पेटा, टेरा, गीगा, योटाबाइट कौन सा है? यहाँ पर योटाबाइट जो है ये सबसे बड़ा होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे छोटा माप कौन सा है? तो सबसे छोटा यहाँ पर जो दिया गया है इसमें आपका बाइट कौन सा दिया गया है? बाइट यहाँ पर जो है ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा। बाकी इससे छोटा आपका बिट होता है। ठीक है, बाइट से छोटा निब्बल, फिर इससे छोटा बिट होता है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, कितने मेगाबाइट में जो है 1 गीगाबाइट बनता है? कितने मेगाबाइट से जो है? तो याद रखिएगा 1024 मेगाबाइट से जो है आपका गीगाबाइट बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर ये आपको टेलीग्राम का यहाँ पर जो है स्कैनर दिया गया है। चाहे तो आप यहाँ पर इसको स्कैन कर लीजिए या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत जल्द आप सभी के लिए जो है फ्री मॉक टेस्ट की साइट भी जो है आप लोगों के लिए मैं उपलब्ध कराने वाला हूं, जहां पर आपको सारा डाटा कंप्लीटली फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। सारे नोट्स, क्लासेस, इसके अलावा फुल मॉक टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।